डियर फ्रेंड्स नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में हमने ऑफ स्टडीज़ पढ़ा था और ऑफ स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई बेकन इसका जो है राइटर है और बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहते हैं। बेकन अपने एसेस को खुद को क्या बोलता है और बेकन के बारे में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। और अब नेक्स्ट जो है इसमें इसका जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, देखो आपको इसमें दो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। एक तो ऑफ स्टडीज़ के बारे में आता है, इसके यूजेस और अब्यूजेस। बेकन का जो ऑफ स्टडीज़ है उसमें मेन फोकस उसका ये है कि भाई स्टडीज़ के क्या क्या तो फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो ये मेन क्वेश्चन बनता है, एक तो इसके ऐसे पर और एक बेकन की स्टाइल पर बनता है कि बेकन जो है अपने एसेज में स्टाइल कैसे। तो दो क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। दोनों बहुत ईजी हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और इसका उद्देश्य भी है दो क्वेश्चन का, इससे आपको टेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो हालांकि इसकी टेक्स्ट डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं, इसकी टेक्स्ट जो है 1-1.5 पेज की है, केवल एक छोटे 1-1.5 पेज का ऐसे है। लेकिन इसमें इतना है कि 1-1.5 पेज को भी जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं तो 4 क्लासेस में कंप्लीट होता है ये छोटा सा ऐसे। लेकिन फिर भी आपको इन जो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको इसकी टेक्स्ट के बारे में बहुत सारी बातें बता दूंगा, जिससे आप लाइन भी पहचान जाएंगे। एग्जाम में आएगा तो एक्सप्लेनेशन के लिए कि ऑफ स्टडीज़ में से उन लाइंस को भी समझा दूंगा और आपको बहुत सारा जो है आपको ऑफ स्टडीज़ ऐसे पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ें, आपको अपने आप ही बात पता लग जाएगी। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिव एन एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है लेखा जोखा। आपको क्या करना है, एक लेखा जोखा दीजिए। गिव एन एस्टीमेट, एक लेखा जोखा दीजिए। किसका लेखा जोखा दीजिए? एस्टीमेट का होता है लेखा जोखा। एक लेखा जोखा दीजिए ऑन बेकन्स प्रिस्क्राइब्ड, बेकन का जो उल्लेखित है आपके सिलेबस में ऐसे ऑफ स्टडीज़। बेकन का जो ऑफ स्टडीज़ ऐसे उल्लेखित है उसका लेखा जोखा दीजिए, यानी उसके बारे में बताइए। अभी क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जा सकता है, देखो आप ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है बेकन ने ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे है उसमें क्या क्या स्टडीज़ के यूजेस और अब्यूजेस बताएं, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं, क्या स्टडीज़ के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या फ़ायदा है ना। तो ये सारा क्वेश्चन यदि इस तरीके से आए, इसकी समरी आए, इसकी क्रिटिकल समरी आए, एस्टीमेट आए तो पूरी बातें लिखनी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आए तो इसमें जो पॉइंट एडवांटेज डिसएडवांटेज किए हैं वो लिखना है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है ना। तो अभी आप पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे आपको। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही है, ओके। तो देखो इंट्रोडक्शन में सर फ्रांसिस बेकन, अब मैंने सर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो फ्रांसिस बेकन है इसको नाइटहुड की पदवी दी गई थी। नाइटहुड की पदवी जिसको भी दी जाती है उसको सर, उसके आगे क्या लगाते हैं, सर लगाते हैं। इंग्लैंड में है, ठीक है ना, ओके। इसको सेंट जो है विस्काउंट की भी और सेंट एल्बन्स की भी पदवी दी गई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जो है बैरन बेरुलम की भी पदवी दी गई थी, सेंट एल्बन्स की भी पदवी दी गई थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इसको नाइटहुड की पदवी दी गई थी और इसको आगे क्या लगाया जाता था, सर लगाया जाता था, ओके। और जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए पूछी जाती है उसकी शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको नोट्स भी मिलेंगे और उनको एक बार पढ़ा भी दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सर फ्रांसिस बेकन वॉज एन इंग्लिश स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब होता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ तो वो एक तो राजनीतिज्ञ भी था, फिलोसोफर भी था, ठीक है ना। ये जो है एक इंग्लिश स्टेट्समैन भी था और दार्शनिक भी था। हु बिलीव्ड इन द पावर ऑफ नॉलेज, जो किस में विश्वास करता था, पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति में विश्वास करता था कि ज्ञान में बहुत शक्ति होती है। बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। देखो ये बार बार में आ रही है बात, आपको ध्यान रखनी है। बेकन को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इंग्लिश एसेज का जनक। और आपसे पूछ लिया जाए एसेज का जनक कौन है, तो मॉन्टेन। और इंग्लिश एसेज का जनक कौन है, फ्रांसिस बेकन। ये बात ध्यान रखनी है। बेकन रोट अ सीरीज ऑफ एसेज। बेकन ने लिखा है सीरीज ऑफ एसेज, एसेज की श्रृंखला। बेकन ने एसेज की श्रृंखला लिखी है। वन ऑफ दोज एसेज वाज कॉल्ड, उनमें से एक ऐसे को कहा जाता है ऑफ स्टडीज। बेकन जो है उसने अपने एसेज की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लिखी है और उनमें से एक एसेज को क्या कहा जाता है, एक ऐसे को ऑफ स्टडीज। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, कौन से ऐसे में, ऑफ स्टडीज। इसका जो ऐसे ऑफ स्टडीज उसमें बेकन एक्सप्लेन्स, बेकन जो है समझाता है हाउ एंड वाई। क्या समझाता है कि कैसे और क्यों, स्टडी, वो ये समझाता है कैसे और क्यों स्टडी, स्टडी का मतलब नॉलेज, ज्ञान इज इम्पॉर्टेंट।
इस ऐसे में वो ये बताता है कि कैसे और क्यों ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान के बारे में बताता है, स्टडीज़ के महत्व को बताता है। ओके, तो देखिए आगे, नेक्स्ट अब ये देखो क्वेश्चन आता है कि यूजेस ऑफ स्टडीज़, इसमें स्टडीज़ के क्या उपयोग बताएं, स्टडी जो है उसके क्या उपयोग बताएं। तो ये देखिए स्टडीज़ के उपयोग, डिलाइट इन प्रिवेसी, देखो प्रिवेसी यानी एकांत, डिलाइट मतलब आनंद। देखो ये 3 यूजेस हैं आपके, डिलाइट, ऑर्नामेंट इन सोसाइटी एंड एबिलिटी। ठीक है, देखो मेन है, एक तो इसका स्टडी का क्या यूज है, स्टडी से डिलाइट मिलता है, स्टडी से ऑर्नामेंट मिलता है, ऑर्नामेंट मतलब डेकोरेशन, सजावट, ऑर्नामेंट का मतलब यहाँ किससे है, सजावट, अब बताऊंगा सजावट से मतलब क्या है। और तीसरा जो है एबिलिटी, योग्यता मिलती है। यदि आप फ्रांसिस बेकन का ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे की शुरुआत ही इस तरीके से होती है, ऐसे की शुरुआत जब आप पढ़ोगे तो पहली लाइन इस तरीके से है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट और फॉर एबिलिटी। आप जब ऐसे को पढ़ेंगे तो आपकी पहली लाइन ये है, तो देखो स्टडी का यूज क्या बताया, एक तो डिलाइट, पहली लाइन टेक्सुअल लाइन बोल रहा हूँ मैं, लिखी है मैंने, आपको ध्यान रखना, जैसे ऐसे शुरुआत होता है तो फर्स्ट लाइन ये है, पहली डिलाइट, दूसरा ऑर्नामेंट और तीसरा एबिलिटी, फिर बाद में उसने उसको समझाया कि कैसे। तो पहले समझ लो स्टडी जो है वो यूजफुल है, ठीक है ना। स्टडी से क्या मिलता है आपको, स्टडी आपको डिलाइट देती है, आनंद देती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आनंद कब देती है, जब आप अकेले में हो या आपके पास कोई काम नहीं हो, आप अकेले कमरे में बैठे हो, आपके पास कुछ चीज़ नहीं है करने के लिए, तो फिर आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। आप रिटायरिंग आदमी रिटायर कब हो जाता है, रिटायर के बाद क्या होता है, आदमी के पास कुछ काम नहीं रहता, कहते हैं ना जॉब से रिटायर हो गया, कुछ काम नहीं। जब आप अकेले में हो या फिर आप रिटायरिंग में हो, रिटायरिंग मतलब जब आपके पास कोई भी काम नहीं हो, तब स्टडी आपको आनंद देती है। मान लो आप बहुत बिजी हो और कुछ काम में लग रहे हो और ये कर रहे हो तब स्टडी आनंद देगी क्या, नहीं। तो स्टडीज़ आपको कब आनंद देती है, स्टडीज़ के यूज़ पहला डिलाइट कब, जब आप अकेले हो या फिर आपके पास कोई काम नहीं हो, ठीक है। दूसरा ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब सजावट, स्टडीज़ जो आपको सजावट देती है, सजावट किस में देती है, कॉन्वर्सेशन में, वार्तालाप में। मान लो आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपके पास बहुत सारा पढ़ा हुआ मैटर है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं आपने, तो आपका जब कॉन्वर्सेशन होगा, किसी से वार्तालाप होगी तो आपकी बातें सज जाएंगी। आपने स्टडीज़ की हुई है तो आप किसी का भी एग्जाम्पल दे दोगे कि नहीं ये मेडिसिन में ये सॉल्ट होता है, इसमें ये होता है, ये होता है। हिस्ट्री की नहीं एक बार देखो उसने ऐसे किया था, आप देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने बार बार में डिसीजन चेंज किए थे और इस तरीके से बिना सोचे समझे बहुत सारे डिसीजन लिए थे, उसके सारे डिसीजन गलत हुए थे, इसी तरीके से हमें सोच समझ के। तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल्स दे दिया, आपकी बात करते वक्त सजावट आ गई। आपने कोई भी बात आई तो आपने कोटेशन बोल दिया, शेक्सपियर का कोई कोटेशन बोल दिया कि व्हाट इज डन कांट बी अनडन, ठीक है ना। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या, उसने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया, छोड़ो। तो इस तरीके से यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है, तो स्टडीज़ का दूसरा यूज़ क्या है, आपकी कॉन्वर्सेशन में, वार्तालाप में सजावट आ जाती है। एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, उसकी बातों में बहुत सारे क्या होता है, रेफरेंसेज होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, ठीक है। तो सेकेंड यूज़ क्या हो गया, ऑर्नामेंट। समाज में जब आप बात करोगे तो आपके लिए आपकी बातों में क्या आ जाएगा, सजावट आ जाएगी, ठीक है। थर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता क्रिएट हो जाती है, आप में योग्यता क्रिएट हो जाती है। आप यदि पढ़े लिखे हो, अच्छे पढ़े लिखा व्यक्ति है, तो अपना जो भी बिजनेस है, अपने काम हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम को वो बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। किसी बिजनेस को कर रहा है तो वो क्या है, आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। तो स्टडीज़ के 3 यूज़ हुए, अच्छी तरह से याद रख लेना, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। डिलाइट कब, इन प्रिवेसी, जब वो एकांत में, जब तो डिलाइट। ऑर्नामेंट आभूषण, सजावट कब, जब वो सोसाइटी में किसी से बात कर रहा है। एबिलिटी कब, प्रैक्टिकल बिजनेस, व्यवहारिक काम में। एक व्यवहारिक कामों में या किसी भी बिजनेस में उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये इसके यूजेस हैं। तो देखो डिलाइट, आनंद, इन प्रिवेसी, प्रिवेसी मतलब एकांत, एकांत इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रिवेसी, ओके। डिलाइट, आनंद, इन प्रिवेसी, एकांत में आनंद। तो देखो स्टडीज गिव डिलाइट, स्टडी हमें आनंद देती है। किसे आनंद देती है, टू अ रीडर। स्टडी जो है पाठक को आनंद देती है। कब आनंद देती है, व्हेन ही इज अलोन, जब वह अकेला हो, ठीक है। स्टडी जो है एक व्यक्ति को कब आनंद देती है, जब वह अकेला हो।
एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, और जब वह कुछ भी नहीं कर रहा हो, जब कोई व्यक्ति अकेला हो और कुछ भी नहीं कर रहा हो, जब स्टडीज़ उसको क्या देती है, अध्ययन क्या देता है, उसको आनंद देता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्नामेंट इन सोसाइटी, सजावट। जब वो समाज में होता है, कोई वार्तालाप कर रहा होता है, तो स्टडीज़ क्या करती है, सजावट का काम करती है। स्टडीज़ ऐड ब्यूटी, स्टडी जो है बढ़ाती है, ऐड मतलब बढ़ाना, किसको बढ़ाती है, ब्यूटी सुंदरता को, एंड चार्म और आकर्षण को, टू आवर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व, हम समाज में बात करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा दिखेगा। स्टडीज़ जो है बढ़ाती है सुंदरता को और आकर्षण को, हमारे व्यक्तित्व के को, एंड कॉन्वर्सेशन, और कॉन्वर्सेशन में वार्तालाप, हमारे वार्तालाप जो है उसकी सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाती है, और हमारे व्यक्तित्व की सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाती है स्टडीज़। ए वेल रेड पर्सन, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेल रेड का मतलब क्या होता है, हाइफन लगा देना, वेल रेड, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेल रेड मतलब अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इज लाइक्ड, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को पसंद किया जाता है, एंड रिस्पेक्टेड, और उसका सम्मान किया जाता है, फॉर इज कल्चरल वे ऑफ टॉकिंग, उसके कल्चर का मतलब होता है संस्कारपूर्ण, उसके संस्कारपूर्ण तरीका होता है, उसका एक अच्छा तरीका होता है, रिफाइंड तरीका होता है, किसका, टॉकिंग बोलने का, राइटिंग लिखने का, एंड एक्टिंग और काम करने का। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, वो बात अलग है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गंवार हो सकता है ना, लेकिन जनरली ऐसा असेसमेंट है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ठीक है ना, वेल रेड पर्सन को सब पसंद करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कारपूर्ण तरीके से वो बात करेगा, लिखेगा और काम करेगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि समाज में आपको यदि अपनी ब्यूटी बढ़ानी है, अपने व्यक्तित्व में चार्म लाना है, और ब्यूटी किससे बढ़ती है, ऑर्नामेंट से, तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपकी पर्सनालिटी और आपकी कॉन्वर्सेशन में क्या किसका काम करता है, ऑर्नामेंट का काम करता है, अध्ययन। ठीक है, तीसरा एबिलिटी, योग्यता, इन प्रैक्टिकल बिजनेस, व्यावहारिक कामों में योग्यता आती है। तो देखो स्टडीज शार्पन और इंटेलेक्ट, स्टडी जो है शार्प करती है, क्या करती है, पैना कर देती है हमारी इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक क्षमता को। स्टडी जो है हमारी बौद्धिक क्षमता को क्या करती है, और शार्प कर देती है, हेल्पिंग अस, और हमारी मदद करती है टू जज, किस में मदद करती है, निर्णय लेने में, थिंग्स, चीज़ों के निर्णय लेने में, इन अ बेटर वे, ज़्यादा अच्छी तरह से, हम ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों का निर्णय ले सकते हैं। इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है, अध्ययन जो है हमारी मदद करता है इन टैकलिंग, टैकलिंग का मतलब होता है हैंडलिंग, कहते हो ना हैंडल करने में, अध्ययन जो है हमारी मदद करता है हैंडलिंग करने में, बिजनेस प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अध्ययन क्या करेगा, आपकी हमेशा मदद करेगा उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यूजेस क्या है स्टडीज़ के, देखो मैंने आपको बताया डिलाइट पहला, दूसरा ऑर्नामेंट, एंड द थर्ड वन इज एबिलिटी। ये क्या करता है, आनंद देता है हमारी बातों में और समाज में और हमारी पर्सनैलिटी में सजावट क्रिएट करता है, और तीसरा हमारे बिजनेस को हैंडल करने में, हमारे व्यवहारिक कामों को हैंडल करने में हमारे अंदर क्या क्रिएट करता है, एबिलिटी क्रिएट करता है, योग्यता क्रिएट करता है। तो तीन इसके यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टडी के यूजेस और अब यूजेस। ठीक है, तो यूजेस पूछे तो आप ये पॉइंट डालेंगे, इस तरीके से इनको अलग अलग करके लिखेंगे, है ना। ओके, अब देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, डिलाइट इन प्रिवेसी, मेरे पास तो कलर से मैंने कलर यूज़ कर दिया, तो आपको हाईलाइटेड करने के लिए, एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि हम हमारा पॉइंट दिखे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे दूसरी लाइन से, जिससे आपको दिखे। मेरे पास तो इस तरीके की ऑप्शंस थे, कलर वगैरह आपके पास ऐसे होते नहीं और अलाउड भी नहीं होते एग्जाम में ज़्यादा कलर यूज़ करने का, तो आप इस तरीके से अपने पॉइंट्स को दिखाएं एग्जामिनर को। ठीक है, यूजेज ऑफ स्टडीज़ को अंडरलाइन करें, फिर डिलाइट इन प्रिवेसी को फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करें, दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करें, जिससे आपके पॉइंट्स अच्छी तरह से दिखें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सारी चीज़ों को देखे, है ना। तो इसलिए आपको खुद को दिखाना है कि देखो ये मुझे आता है, आप इसको देख लो, चिक चिक के दिखाना है आपको, देखो देखो हमने ये लिखा है। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट है अब्यूज ऑफ स्टडीज। नेक्स्ट क्या है, अब्यूज ऑफ स्टडीज। देखो नेक्स्ट आपका ऑप्शन हुआ अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है कमियां, डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान, वही बुराइयां, एक मिनट स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी करने को है। ठीक है, नेक्स्ट है अब्यूज। ठीक है, अब्यूज का मतलब बुराइयां, डिसएडवांटेज इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूं, बुराइयां, और डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। बुराइयां या नुकसान क्या है स्टडीज के,
अब देखो हर चीज़ के जरूरी नहीं है, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ है उसके नुकसान भी होते हैं। पहला है स्लॉथ, देखो ये ध्यान रखना है, स्लॉथ। नंबर 1 अफेक्टेशन और नंबर 3 ह्यूमर। देखो पहले समझ लो, स्टडीज़ का पहला नुकसान है स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब है लेजीनेस, आलस्य। आप कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करता है, दिन भर बैठा ही रहता है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तो फिर वो फिजिकल वर्क नहीं कर सकता और वो लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है। ज़्यादा स्टडीज़ में यदि आप टाइम वेस्ट करोगे, मतलब टाइम डिवोट करोगे, दिन भर ही पढ़ते रहोगे और बिल्कुल और कोई काम नहीं करोगे, तो राइटर कहता है कि आप लेजी हो जाओगे, ठीक है। दूसरा अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मतलब दिखावा। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा पढ़े तो फिर बार बार में उसका दिखावा करे, कोई भी बात चले और उसे रेफरेंस दे, ऐसा उस बुक में ऐसा, ऐसा बुक में ऐसा राइटर, जहाँ ज़रूरत नहीं हो। तो क्या होता है, आप अफेक्टेशन, देखो स्लॉथ का मतलब तो आलस्य, लेजीनेस जैसे बोलते हो। अफेक्टेशन मतलब दिखावा, और ह्यूमर मतलब सनक। देखो यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो सनकी भी हो जाते हो। हर चीज़ रूल्स से और किताबों के हिसाब से नहीं चलती, कुछ चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान से भी चलती हैं, कुछ चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान से भी चलती हैं। आपको इमीडिएट भी डिसीजन लेना होता है। जैसे जो विद्वानों की सनक, जैसे मान लो आप लेफ्ट हैंड, आपने बुक पढ़ रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, हमें रोड पर किस में चलना है, लेफ्ट हैंड साइड पर। आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही चल रहे हो, लेकिन उधर से कोई ट्रक जो है इम्बैलेंस होकर, उसका बैलेंस खराब हो गया, इम्बैलेंस होकर वो आपकी तरफ आ रहा है एकदम से, आपको पता लग रहा है ये मेरे से टकराएगा, आपको नहीं मेरे को तो लेफ्ट में चलने के लिए कहा है, बुक्स में पढ़ा हुआ है, मैं तो लेफ्ट में चलूंगा। तो क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको दिमाग भी लगाना है। तो जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो सनक भी हो जाती है उनकी। तो वो किस तरीके के व्यक्ति हो जाते हैं, सन की। तो आलस्य क्रिएट हो जाता है ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा अध्ययन करने से। अफेक्टेशन, दिखावा भी हो जाता है, और सनक भी। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल में। देखो स्लोथ का मतलब है वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, ठीक है। इफ वी स्पेंड ए डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट का मतलब असंगत। देखो मतलब वही कहना चाह रहा है कि भाई पढ़ने का भी एक लिमिटेड टाइम है, कि आप 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 10 पढ़े, संगत है ना, जिस हिसाब से भी। लेकिन आप असंगत समय, ऐसा का मतलब नहाने के टाइम पे भी पढ़ रहे हो, कह रहे क्या है, पढ़े नहा लो, क्या नहाएंगे, अरे छोड़ो यहीं बेड पे किताब सामने पढ़े पढ़े खा लो। तो क्या होगा, आपके अंदर आलस्य क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, इफ वी स्पेंड अ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट, यदि हम व्यतीत करते हैं असंगत, ठीक है ना, अमाउंट मात्रा में है, ऑफ टाइम समय, यदि हम असंगत, असंगत मतलब जितना हो उतना है तब तो संगत है, और जितना हो उससे बहुत ज़्यादा या कम तो वो क्या हो गया, असंगत। यदि हम असंगत समय मात्रा में समय जो है व्यतीत करते हैं, और वेस्ट आवर टाइम ओवर द, और अपना समय व्यतीत करते हैं किसमें, थियोरेटिकल एस्पेक्ट। थियोरेटिकल का मतलब सैद्धांतिक, सैद्धांतिक एस्पेक्ट मतलब पहलू, सैद्धांतिक पहलू पर बर्बाद करते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग, किसकी बजाय, उन्हें अप्लाई करने की बजाय, ठीक है, उन्हें क्या करने की बजाय, उन्हें लागू करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग, लागू करने की बजाय, आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज को, टू स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन, जिंदगी की किसी खास परिस्थिति में। देखो यदि हम जो है थियोरेटिकल पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, और उन किताबों को लाइफ की रियल सिचुएशन में यदि उसको अप्लाई ना करें, तो क्या होगा, ये चीज़ क्या करती है, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करती है। ये आदत क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। किस चीज़ को प्रोत्साहित करती है, हैबिट ऑफ स्लॉथ और लेजीनेस, दोनों का मतलब एक ही है। तो वह आलस्य जो है उसकी आदत को हमारे अंदर प्रोत्साहित करती है। वो कह रहा है यदि हम समय व्यतीत करें पढ़ने में, ठीक है ना, असंगत समय मतलब एक नियम है कि भाई आप इतनी देर पढ़ रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली भी करके देखो। आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है पूरी बी करता है 3-4 साल की, उसके बाद उससे कहें कि भाई ये एकदम से तार को सही कर देना, ये लाइट का कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसको कर देना, तो उस पर नहीं होगा वो, ठीक है ना। और वो जो है 5 दिन या 10 दिन एक जो है मैकेनिक के साथ सीखा हुआ एक छोटा सा लड़का उसको सही कर जाएगा। तो आपने क्या किया, वो पढ़ा उसको व्यवहार में नहीं लाया, तो क्या हुआ, आप इतने आलसी हो गए कि आप उसको करना ही नहीं सीखे, आपने बुकिश नॉलेज ले ली, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यदि हम स्पेंड करें असंगत मात्रा में समय, और समय की बर्बादी करें सैद्धांतिक पहलुओं पर ही केवल, और किसकी बजाय, उन्हें अप्लाई करने की बजाय, हमारी नॉलेज को अप्लाई करने की बजाय, किस में अप्लाई करने की बजाय, लाइफ की रियल सिचुएशंस में अप्लाई करने की बजाय, तो ये चीज़ क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। किस चीज़ को प्रोत्साहित करती है, हैबिट ऑफ स्लोथ, आलस्य की आदत को क्या करती है, हमें प्रोत्साहित करती है। अफेक्टेशन का मतलब है अननेसेसरी, अनावश्यक। डिस्प्ले का मतलब वही प्रदर्शन, अनावश्यक प्रदर्शन। लर्निंग मतलब ज्ञान का अनावश्यक
अब देखो इसके नुकसान भी है स्टडीज़ के, आप पढ़ रहे हो तो जरूरत नहीं है, बिना किसी कारण ही आप अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा ढींग हाँक रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये स्टडीज़ के नुकसान हैं। तो देखो ओवर मच स्टडी में ऑल्सो टेम्प्ट अस टू मेक नीडलेस डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। ओवर मच मतलब जरूरत से ज़्यादा अध्ययन में टेम्प्ट का मतलब हमें ललचाना, आकर्षित करना, आप कह सकते हो। अत्यधिक अध्ययन हमें ललचा सकता है, टू मेक नीडलेस, किस ओर ललचा सकता है कि हम अनावश्यक, नीड मतलब आवश्यकता, लस मतलब नेगेटिव हो गया, कि हम अनावश्यक, नीडलेस मतलब अनावश्यक डिस्प्ले, प्रदर्शन करें ऑफ लर्निंग, ज्ञान का। ज़्यादा अध्ययन करना जो है हमें इस ओर ललचा सकता है, हम ज़्यादा अध्ययन कर लें तो हम इस ओर ललचा सकते हैं, मतलब इस ओर जा सकते हैं कि हम अनावश्यक प्रदर्शन करें किसका, हमारे ज्ञान का। जिस काइंड ऑफ अफेक्टेशन, इस प्रकार का जो दिखावा है, और सोशल प्रिटेंस और सामाजिक दिखावा, प्रिटेंस का मतलब भी दिखावा होता है, इस प्रकार का दिखावा या प्रदर्शन, सामाजिक दिखावा शुड बी अवॉइडेड, इस प्रकार के दिखावे से या फिर सामाजिक दिखावे से शुड बी अवॉइडेड, बचना चाहिए। अवॉइडेड मतलब बचना चाहिए, इस प्रकार के दिखावा या सामाजिक दिखावा जो है उससे बचना चाहिए, बाय ऑल मैन, सभी व्यक्तियों को बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कमी हो गई। ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, ये सनक होती है किसकी, स्कॉलर, विद्वान की। वो क्या करता है, सेपरेटिंग स्टडीज़ को अलग कर देता है फ्रॉम प्रैक्टिकल यूज़, स्टडीज़ को क्या करता है, व्यावहारिक यूज़ से अलग कर देता है। टू मच स्टडी में डेवलप इन अस, अत्यधिक अध्ययन हमारे अंदर ये विकसित कर सकता है टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति, टू सेपरेट, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति विकसित कर सकता है कि हम क्या कर दें, अलग कर दें अध्ययन को फ्रॉम प्रैक्टिकल यूज़, व्यावहारिक प्रयोग से। ये ऑफ स्टडीज़ को, ऑफ बुक्स को बोले हटा देना, सिर्फ यहाँ लिख देना। अत्यधिक जो अध्ययन है हमारे अंदर इस प्रवृत्ति को विकसित कर सकता है कि हम अलग कर दें अध्ययन को, किससे, प्रैक्टिकल यूज़, व्यावहारिक उपयोग से, कि भाई पढ़ना अलग और उसका यूज़ अलग। ऐसा नहीं है, आप जो पढ़ें उसका व्यावहारिक यूज़ भी करें। लेकिन क्या होता है, हम इतने सन के हो जाते हैं पढ़ने लिखने वाले विद्वान कि बस पढ़ने पे ध्यान देते हैं, उसका व्यावहारिक यूज़ नहीं होता। मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया, एक इंजीनियर जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है घर की एक लाइट सही नहीं कर सकता है ना, तो ये बेकार बात है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ ली, ठीक है ना, सारा का सारा ज्ञान थियोरेटिकल बुक्स का ले लिया, लेकिन क्या है, उसको व्यवहार में कभी यूज़ नहीं किया। फिर देखो, इसलिए तो देखो आपने देखा होगा साइंस में प्रैक्टिकल्स कराते हैं, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रैक्टिकल्स का, आपको हॉस्पिटल्स भेजते हैं, आपको जो है डेड बॉडी दिखाते हैं, वह सब कुछ करवाते हैं। क्यों, क्योंकि वो किताबों के पढ़ने से काम नहीं होगा, आप किताब पढ़ के आ जाए और यूज़ नहीं करें। आप देखो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तभी वो ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, नए नए डॉक्टर होता है, नया वकील होता है, वो किताबें पढ़ के आता है, लेकिन जब तक व्यावहारिक यूज़ नहीं करोगे इसका कोई भी यूज़ नहीं है। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था, अलग अलग सब्जेक्ट का क्या क्या वैल्यू है, अलग अलग सब्जेक्ट आपके लिए किस तरीके से क्या है, यूजफुल है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट किस तरीके से यूजफुल है, वो देखिए। हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री क्या करती है, तो ये सारी चीज़ याद करनी है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इसी पॉइंट में लिख के आना है। हिस्ट्री जो है आदमी को मेक्स मैन वाइस, हिस्ट्री आदमी को बुद्धिमान बनाती है। कैसे बुद्धिमान बनाती है, आप इतिहास से सीखते हो कि देखो ऐसा उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है ना, अंग्रेज आए, उन्होंने हमें फूट पाट दी, है ना, हम क्या हो गए, आपस में लड़ने लग गए, अंग्रेजों ने क्या किया, हमें ही आपस में लड़वा दिया, और राजाओं को लड़वा दिया, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने राज्य किया। फाइन, तो हमें इतिहास से सीखने को मिलता है, इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। वो बात अलग है, हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम वही उसी पुराने ढर्रे पे चलते जाते हैं, ठीक है ना, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, हमने वही टूटना लड़ना सीखा, ठीक है ना। तो वैसे यदि प्रैक्टिकली बात करें तो इतिहास हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। आपको कहते हैं कि देखो इतिहास में ऐसा हो चुका है, उसमें ऐसा हो चुका है, ठीक है ना, ऐसे। तो इतिहास आपको क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। पोइम्स और कविताएं आपको विटी बनाती हैं। विटी का मतलब यहाँ पर इमेजिनेटिव है, काल्पनिक। आपको क्या बनाती है, काल्पनिक, इमेजिनेशन करना सिखाती है। देखो विट का तो बहुत सारे अर्थ हैं, विट के ऊपर तो एक क्लास होती है पूरी, जैसे आप जॉन डन की पोएम पढ़ते हो तो विट के ऊपर एक क्लास होती है। विट के अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है ना। रेनेसेंस एज में इंटेलेक्चुअल कीननेस था, रोमांटिक एज तक आते जाते इसका मतलब जो है इमेजिनेशन हो गया। अब वो चलो बहुत डिटेल की बात है, वो तो पूरी ईयर लॉन्ग क्लासेस होती हैं जब उनको डिटेल में समझाया जाता है कि क्या चीज़ें। अभी तो आप इतना ही समझ लो, इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है, पोएम्स हमें क्या बनाती है, इमेजिनेशन करना सिखाती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके अंदर एक्वायर, आपको दिलाती है, क्या दिखाती है, शार्पनेस। मैथमेटिक्स आपके अंदर शार्पनेस दिलाती है।
देखो मैथमेटिक्स के आप सवाल कर रहे हो और आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो एकदम से क्वेश्चन गलत हो गया, 2 + 2 4 की जगह आपने 5 कर दिया, कोई कैलकुलेशन चल रही है तो गड़बड़ हो गई। तो मैथमेटिक्स में आपके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, कहीं भी इधर उधर थोड़ा भी गया तो गलती हो गई। तो मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो क्या आएगी आपके अंदर शार्पनेस। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या क्या चीज़ लाता है क्या क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करता है वो बताया है। हिस्ट्री आपको बुद्धिमान बनाती है, हिस्ट्री का फायदा देखो आप यूजेज ऑफ स्टडीज़ में भी डाल सकते हो कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज और वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यूजेज ऑफ स्टडीज़ क्या है तो उसमें ये पॉइंट भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टडीज़ के सब्जेक्ट ही तो हैं। हिस्ट्री आपको वाइज बनाती है, पोएम आपको इमेजिनेटिव बनाती है, मैथमेटिक्स आपको सटल शार्प क्लेवर, ठीक है ना, आपके अंदर क्या लाती है, शार्पनेस क्लेवरनेस लाती है। नेचुरल फिलोसफी का मतलब है या नेचुरल साइंसेज, नेचुरल फिलोसफी का मतलब नेचुरल साइंसेज, NATURAL नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज कौन सी होती हैं, जैसे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ये जो नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आपके अंदर फोस्टर का मतलब डेवलप करना, विकसित करना। ये आपके अंदर क्या विकसित करती हैं, डेप्थ का मतलब गहनता, ठीक है, ये आपके अंदर क्या लाती हैं, गहनता लाती हैं, ठीक है। मॉरल फिलॉसफी मतलब नीति शास्त्र, जिसको एथिक्स भी बोलते हैं, ETHICS, नैतिक शास्त्र। नैतिक शास्त्र जो है वो आपके अंदर क्या डेवलप करता है, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, सीरियसनेस, गंभीरता। वो आपके अंदर क्या डेवलप करता है, गंभीरता। रैट्रिक एंड लॉजिक मतलब तर्कशास्त्र, लॉजिक मीन्स तर्कशास्त्र। यदि आप तर्कशास्त्र पढ़ते हो या अलंकार शास्त्र पढ़ते हो, रैट्रिक मतलब अलंकार शास्त्र, इनको पढ़ते हो तो फॉस्टर ये डेवलप करता है आपके अंदर, क्या चीज़ डेवलप करता है, पावर, शक्ति। किसकी शक्ति डेवलप करता है, डिबेट मतलब बहस करने की। ये डिबेट और आर्गुमेंट दोनों का मतलब वही है, तर्क वितर्क करना या बहस करना, ठीक है। मैं लिखता हूँ बहस व तर्क वितर्क। देखो यदि आप तर्कशास्त्र पढ़ रहे हो तो नॉर्मली आप तर्क वितर्क करना, बहस करना, डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट करना, इसकी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो बेकन ने 6 सब्जेक्ट्स बताए हैं और इसके जरिए उसने बताने की कोशिश करी है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी डेवलप कर देता है। हिस्ट्री वाइस, बुद्धिमान, पोएम्स विटी, पोएम क्या करती है आपके अंदर, विटी कर देती है, आपको इमेजिनेटिव कर देती है, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा नेचुरल साइंसेज कौन सी होती हैं, साइंसेज जस्ट लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ये आपके ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ये जो चीज़ें आपके अंदर डेप्थ लाती हैं, गहराइयाँ लाती हैं। फिर उसके बाद मॉरल फिलॉसफी, नैतिक शास्त्र आपके अंदर ग्रेविटी लाती है, गहनता लाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके अंदर सटिलिटी लाती है, क्लेवरनेस, और यू कैन से शार्पनेस। इसके अलावा लॉजिक और रैट्रिक वो आपके अंदर कौन सी पावर फॉस्टर करती है, डिबेट और आर्ग्यूमेंट की पावर डेवलप करती है। इस तरीके से ये 6 सब्जेक्ट हैं और ये 6 सब्जेक्ट आपको अलग अलग जो है चीज़ें डेवलप करती हैं। तो मैंने ये कहा वैल्यू, मूल्य, फ़ायदे, स्टडिंग, पढ़ने के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, भिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्यूरेटिव क्वालिटीज ऑफ स्टडीज़ जो है उसकी क्यूरेटिव क्वालिटीज़ भी हैं। अब क्यूरेटिव क्वालिटीज़ आप कहोगे सर क्यूरेटिव क्वालिटीज़ क्या है, तो समझिए क्यूरेटिव क्वालिटीज़ क्या है, छोटा हो गया। देखो क्यूरेटिव क्वालिटीज़ क्या है, देखो क्यूरेटिव क्वालिटीज़ का मतलब देखिए, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा चलो देखिए क्यूरेटिव क्वालिटीज़ क्या होता है, क्यूरेटिव का मतलब होता है इलाज, रोग का इलाज, ठीक है। क्योर करते हैं ना, इलाज करने वाली क्वालिटी, क्यूरेटिव मतलब इलाज करने वाले गुण।
स्टडीज़ में इलाज करने वाले गुण भी हैं। अब देखो वही कहना चाह रहा है, जैसे कि कई चीज़ें ऐसी हैं, कई चीज़ फिज़िकल एक्सरसाइज से सही हो जाती हैं, कई बीमारियां हमारी क्या करती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज की वजह से सही हो जाती हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल उसने कुछ एग्जांपल दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे देखो एक होता है बॉलिंग। बॉलिंग एक गेम है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, बहुत सब बच्चों ने देखा होगा, मूवीज़ आप देखते ही होगे, है ना। तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा एक टेबल सी होती है और उसमें आपके पास एक बड़ी सी बॉल होती है और फिर वहाँ पर 10-12 स्टिक्स ही रखी रहती हैं। आप बॉल को ऐसे फेंकते हो और उसमें जो बॉल इस तरीके से फेंकता है वो सारी स्टिक्स ही जो होती हैं इतनी बड़ी बड़ी सी वो गिर जाती हैं, तो वो जीता हुआ माना जाता है। तो वो बॉलिंग वाला गेम होता है, उसमें एक बॉल होती है, उसको फिर ऐसे करके ऐसे फेंकते हैं बॉल को, ओके, तो उसको कहते हैं बॉलिंग। यदि आप बॉलिंग का खेल खेलते हो तो बॉलिंग वाला जो है आपके स्टोन, पथरी और किडनीज के लिए सही रहता है, ठीक है। शूटिंग मतलब तीरंदाजी करना। जब तीरंदाजी करते हो देखो तीर जब चलाते हैं तो तीर को ऐसे करके ऐसे करते हैं तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं, ऐसे, तो सीने की एक्सरसाइज होती है ऐसे। तो ये शूटिंग जो है ऐसे ऐसे आप करते हो ना, तो बच्चों वाली तीर नहीं, जो बड़ा धनुष होता है वो बहुत बड़ा धनुष होता है, उसमें पूरा ऐसे करते हैं, जितना खींचोगे आपका सीना चौड़ा होगा और इस तरीके से फिर सुकड़ेगा, चौड़ा होगा। तो ये क्या है, शूटिंग जो है लंग्स के लिए और ब्रेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए और सीने के लिए अच्छा है। उस तरीके से आप वॉक करते हो तो वॉक किसके लिए अच्छा है, स्टमक यानी डाइजेशन के लिए। आप शाम को खाना खा के वॉक करते हो तो आपका डाइजेशन सही रहता है। तो आप किसी की तौंद निकल गई है तो उसके लिए वॉक अच्छा रहता है, ठीक है ना। उसके लिए वॉक नहीं, उसके लिए तो दौड़ना जरूरी है ना, वॉक से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वॉक जो है स्टमक के लिए सही है। राइडिंग मतलब घुड़सवारी करना। घुड़सवारी से आपका हेड सही रहता है, दिमाग सही रहता है। तो देखो वो ये कह रहा है कि इस तरीके की आपने क्या किया, फिजिकल एक्सरसाइज की। ये फिजिकल एक्सरसाइज जो है इलाज कर देती है किसका, आपके डाइजेशन का इलाज कर देती है, आपके किडनी स्टोन का इलाज कर देती हैं, आपके लंग्स का या ब्रेस्ट का इलाज कर देती हैं। उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो हमारी कई मानसिक विकृतियों का इलाज कर देते हैं। अध्ययन क्या करते हैं, हमारी मानसिक जो विकृतियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ, उनका भी इलाज कर देते हैं। समझ में आया ना, ये कहना चाह रहा है, तो आप समझो। स्टडीज़ आर ए क्योर, अध्ययन जो है इलाज है। और मेंटल डिफिशियंसी का मतलब कमियां, मानसिक जो कमियां हैं या डिजीज़ या बीमारियां हैं। अध्ययन जो है एक इलाज है मानसिक कमियां या बीमारियों का। हमारे मानसिक रूप से कुछ कमियां हैं या बीमारियां, अध्ययन से उनका क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एज फिजिकल एक्सरसाइजेज, जैसे कि शारीरिक अभ्यास, ठीक है, आर डिजाइंड, जैसे शारीरिक अभ्यास जो है उनको बनाया जाता है। देखो आपसे कहते हैं ना कि योग, ये वाला योग करो तो ये पेट के लिए सही रहेगा, ये वाला योग करो कमर के लिए सही रहेगा, ये वाली एक्सरसाइज इसके लिए सही रहेगी। तो जिस तरीके से विभिन्न प्रकार की शारीरिक एक्सरसाइजों को बनाया जाता है किसके लिए, टू क्योर, इलाज करने के लिए, फिजिकल डिफेक्ट्स, शारीरिक कमियों का इलाज करने के लिए या शारीरिक बीमारियों का इलाज करने के लिए, जिस प्रकार से विभिन्न शारीरिक एक्सरसाइज का निर्माण किया जाता है हमारी विभिन्न शारीरिक कमियां और शारीरिक बीमारियों का इलाज करने के लिए, उसी तरीके से वो कह रहा है। देखो जस्ट एज, जैसे कि देखो मैंने कहा कि स्टडीज आर अ क्योर ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी और डिजीज। अध्ययन जो है वो मानसिक कमियां और बीमारियों का इलाज करता है। ये फिर बात तो ब्रैकेट में थी। जस्ट एज, जैसे क्या होता है, देखो बॉलिंग, जैसे कि बॉलिंग जो है, बॉलिंग का गेम किसके लिए अच्छा है, देखो अब शारीरिक एक्सरसाइज कौन कौन सी है, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन। बॉलिंग मैंने बताया था, बॉलिंग का गेम जो है पथरी के लिए, स्टोन का मतलब पथरी, और किडनी के लिए सही है। शूटिंग, तीरंदाजी करना, शूटिंग मतलब तीरंदाजी जो है वो किसके लिए सही है, लंग्स, फेफड़ों के लिए और ब्रेस्ट के लिए। वॉक करना किसके लिए सही है, स्टमक। देखो ध्यान रखना, कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्टोमच, या कई लोग कहते हैं स्टोमक। ना स्टोमक है ना ये है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्टमक। क्या है प्रोनाउंसिएशन, स्टमक। आप सब इंग्लिश लिटरेचर है तो आगे इंग्लिश में ही आपको करियर बनाना है, और इंग्लिश में करियर बनाना बहुत ईजी है। आपको देख लो अभी वैकेंसीज आई हैं जिसमें इंग्लिश वालों की कैसे मौज लगी हैं, बच्चे कम और वैकेंसी ज़्यादा, सबसे कम कंपटीशन, ठीक है। और आगे भी आप चाहे इंग्लिश में नहीं है, हर किसी भी चीज़ में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या है प्रोनाउंसिएशन, स्टमक। तो मैंने कहा कि एंड वॉकिंग, और पैदल चलना जो है किसके लिए अच्छा है, स्टमक, पेट के लिए। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डाइजेशन मतलब पाचन। एंड राइडिंग, और घुड़सवारी करना जो है किसके लिए अच्छा है, हेड, सिर के लिए। सो लाइक दीज फिजिकल एक्सरसाइजेज, इसलिए उसी की तरह, इसी तरह किसकी तरह, इन फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ही सब आपके जो
स्टडीज है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैथमेटिक्स, गणित इज गुड फॉर वॉन्डरिंग विट्स। वॉन्डरिंग मतलब भटकना, विट्स मतलब बुद्धि। अब बुद्धि कह सकते हो या ध्यान, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, बार बार में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैथमेटिक्स पढ़ो। क्योंकि मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, जैसे आपने कोई और सब्जेक्ट लेके बैठ गए, आप एसएस लेके बैठ गए, साइंस लेके बैठ गए, इंग्लिश लेके बैठ गए चैप्टर, तो पढ़ते जाओ, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है आगे से। लेकिन मैथमेटिक्स में आपने कैलकुलेशन करते हुए कहीं भी ध्यान इधर उधर भटक गया था, पूरा सवाल गलत, फिर शुरू से करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स में क्या जरूरत है? कंसंट्रेशन की। तो बार बार में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो धीरे धीरे आप क्या कंसंट्रेशन करने लग जाओगे। यदि आपको अपना कंसंट्रेशन, आपका ध्यान जो है इधर उधर भटक रहा है, उसको एक जगह केंद्रित करना है, तो आप मैथमेटिक्स के सवाल करो, तो थोड़ी देर बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह हो जाएगा, तो आपकी आदत हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन करने की। तो उसी तरीके से आपके अंदर मानसिक बीमारी क्या है? आपका ध्यान उधर उधर भटक रहा है, ठीक है, पढ़े आ रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है, तो आप क्या करो? मैथमेटिक्स पढ़ो, ठीक है। स्कॉलर्स फिलॉसफी, और ये जो स्कॉलर्स फिलॉसफी मतलब है मध्यकाल के दार्शनिक, मध्यकालीन दार्शनिक। मध्यकाल के जो दार्शनिक हैं इज गुड फॉर कंफ्यूज्ड थिंकिंग। आपकी जो सोच है वो कंफ्यूज हो रही है, आपको कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये करूं कि ये करूं, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है, दोनों बराबर सी लग रही हैं, आपकी सोच कंफ्यूज हो रही है, तो मध्यकाल के दार्शनिकों को पढ़ो। क्योंकि आप मध्यकाल के दार्शनिकों को पढ़ोगे तो वो जो थे वो साइमनी सेक्टोरिस थे। ये लैटिन वर्ड यूज़ किया उसने, बेकन ने, मैं आपको बता दूंगा। तो उसने कहा कि वे कौन थे? वो, आपने एक शब्द सुना होगा, बाल की खाल निकालने वाले। एक छोटा से छोटा अंतर भी निकाल लेते हैं कि भाई देखो ये लास्ट में जाकर इसमें थोड़ा सा पॉइंट फ़ायदा ज़्यादा है, तो कंफ्यूज मत हो, इस तरफ चले जाओ, बाल की खाल निकालने वाले। तो यदि आप किन्हीं दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी थिंकिंग कंफ्यूज हो रही है कि ये बेटर या ये बेटर, ये करूँगा ये करूँ, ये खाऊँ कि वो खाऊँ, उसको मारूँ कि उसको मारूँ, है ना, इसको दुश्मन बनाओ कि उसको बनाओ, उसको दोस्त बनाओ उसको दोस्त बनाओ, इससे ज़्यादा फ़ायदा है उससे, दोनों दो चीज़ें बराबर सी लग रही हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको मध्यकाल के दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो बाल की खाल निकालने वाले थे, बिल्कुल छोटे से छोटे अंतर को भी निकाल लेते थे, तो आप भी क्या करोगे? अंतर निकालना सीख जाओगे। इसके अलावा लॉ केसेस, इसके अलावा आप कानून के जो केसेस हैं उनको पढ़ो। यदि आपकी स्टडी अनस्टडी मेमोरी है, अनस्टडी का मतलब अस्थिर याददाश्त, यदि आपकी याददाश्त स्थिर नहीं है तो आप कानून के केसेस को पढ़ो। क्योंकि आपने देखा होगा वकील जब केस लड़ता है तो वो उसको संदर्भ देता है कि साहब देखो पहले आपने ऐसा डिसीजन सुनाया था, उस केस में ऐसा हुआ था, वहाँ के केस में ऐसा हुआ था, उस व्यक्ति को ये सजा हुई थी, उस व्यक्ति का ऐसा ही केस था। तो क्या आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन आपकी मान लो मेमोरी इधर उधर भटक रही है, तो आपको लॉ के केसेस को पढ़ो, इससे आपकी क्या है? मेमोरी जो है। तो उसने कहा कि जिस तरीके से शारीरिक अभ्यास से हमारी शारीरिक बीमारियों का इलाज होता है, उसी तरीके से हमारी मानसिक बीमारी का इलाज विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से होता है। मैथमेटिक्स, यदि आपका ध्यान उधर उधर भटक रहा है तो मैथमेटिक्स पढ़ो। आपको दो चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है स्कॉलर्स फिलॉसफी पढ़ो, मध्यकाल के दार्शनिकों के बारे में पढ़ो। और आपकी यदि मेमोरी, याददाश्त, देखो कई लोग उसको मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी नहीं मेमोरी, बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार पूछा गया है, बच्चे वही मेमोरी कर देते हैं, मेमोरी नहीं मेमोरी। यदि आपकी याददाश्त जो है अनस्टडी है, अस्थिर है, आपकी याददाश्त नहीं रह पा रही है आपको ज़्यादा, तो आप लॉ के केसेस पढ़ो, क्योंकि लॉ के केसेस में आपको बार बार में याद करना पड़ेगा, तो आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। किसी काम को बार बार में करते हैं तो क्या होता है? अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी मानसिक, जिस तरीके से शारीरिक बीमारियों का इलाज विभिन्न प्रकार की शारीरिक एक्सरसाइज से है, उसी प्रकार से मानसिक बीमारी का इलाज विभिन्न प्रकार के अध्ययनों को करने से हो सकता है। तो ये भी अध्ययन के यूजेज ही हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो देखिए, द ऐसे इज फुल ऑफ, ये ऐसे भरा हुआ है बेकन की विट से और विजडम से। देखो विट और विजडम वैसे एक ही बात होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप विट को यहां पर कह सकते हो शार्पनेस से, आप कह सकते हो हाजिर जवाबी से, ठीक है ना, आप कह सकते हो इमेजिनेशन से, कुछ भी अर्थ हो सकते हैं, विट के बहुत सारे अर्थ हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ लें, ये ऐसे जो है भरा हुआ है, ठीक है ना, किससे? बेकन की विट से। विट का मतलब यहाँ हाजिर जवाबी समझ लो कि आप तुरंत ही किसी भी चीज़ पर क्विकली आप कुछ बोल देते हो। तो बेकन का ऐसे जो भरा हुआ है हाजिर जवाबी से और विजडम और बुद्धिमानी से। ही गिव्स सर्टेन आइडियाज,
वह कुछ विचार देता है रिगार्डिंग संदर्भ में, किसके संदर्भ में कुछ विचार देता है, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टडीज़, वह कुछ विचार देता है उपयोग में और सीमा कि क्या क्या उपयोग हैं और क्या क्या सीमाएं हैं यानी कमियां हैं स्टडीज़ की। ही टेल्स अबाउट द टेल्स के बाद अस कर लेना, ही टेल्स अस, वह हमें बताता है अबाउट प्रॉपर वे, किसके बारे में बताता है, वह हमें बताता है उचित तरीका ऑफ स्टडीइंग, वह हमें बताता है कि स्टडी का उचित तरीका क्या है, एंड यूटिलाइजिंग, और वह बताता है यूटिलाइज मतलब उपयोग करना कि किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए बुक नॉलेज, किताबी ज्ञान का। वह यह भी बताता है कि किताबी ज्ञान का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। देयर इज सिंपलिसिटी ऑफ स्टाइल टेकन फ्रॉम कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, देयर इज अ सिंपलिसिटी ऑफ स्टाइल, इसकी शैली में बहुत ही क्या है, सिंपलिसिटी है, साधारण है, और शैली जो है कहाँ से ली गई है, कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस, सामान्य रोजमर्रा के अनुभव से, एवरीडे मतलब रोजमर्रा प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन के जो अनुभव है उनसे जो है इसने अपनी शैली को लिया है। बाय वर्च्यू ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के कारण। एक बार सेकंड ग्रेड में यही पूछा गया था, वर्च्यू ऑफ लिखा हुआ था और आगे ब्लैंक छोड़ा गया था और बताया था, पूछा था इसमें प्रेपोजिशन भरो, तो ये फिक्स्ड फ्रेज है बाय वर्च्यू ऑफ, के कारण। वर्च्यू ऑफ लिखा हुआ था और आगे सेंटेंस लिखा हुआ था और यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था कि प्रेपोजिशन कौन सा है, नीचे लिखता बाय, एट, इन, ऑफ, तो क्या होता है बाय वर्च्यू ऑफ, फिक्स्ड फ्रेज है, याद रख लेना, बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के कारण, किसके कारण, ऑफ दीज क्वालिटीज, इन गुणों के कारण, दिस ऐसे हैज़ बिकम, इन सब गुणों के कारण ये ऐसे क्या बन गया है, एक्सट्रीमली अत्यधिक, क्या बन गया है, अत्यधिक पॉपुलर, अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया है अमंग द रीडर्स, पाठकों के बीच में। कौन से पाठकों के बीच में, बैकन के पाठकों के बीच में। बैकन के जो पाठक उसके ऐसे इसको पढ़ते हैं उन पाठकों के बीच में इन सब क्वालिटीज़ की वजह से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो एक तो ये पूछा जाता है इसके ऐसे पर, इसकी क्वालिटीज़, इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी क्यूरेटिव क्वालिटीज़, है ना। तो एडवांटेज में आप सब लिख देना, मैथ्स के में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या फ़ायदा देते हैं, और वो यूजेस तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि एक तो डिलाइट होता है, एक ऑर्नामेंट होता है, एक एबिलिटी होता है, वो लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना ही है, कंक्लूजन लिखना ही है, इस चैप्टर की क्रिटिकल समरी आ जाए, इसके यूजेस अब यूजेस आ जाए, इसकी क्यूरेटिव क्वालिटीज़ आ जाए, तो ये क्वेश्चन लिखना है। लेकिन कई बार एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लेता है और वो पूछ लेता है कि प्रोज या स्टाइल, इसकी प्रोज स्टाइल या स्टाइल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेकन की स्टाइल कैसी है, तो उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है, उसका भी मैं आपको क्वेश्चन, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्या करेंगे, इसकी स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस दोनों क्वेश्चन से पूरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे में क्या करना, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।